क्या मोबाइल और लैपटॉप के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है? कतई नहीं। एक बार को लैपटॉप के बिना तो आप सोच भी सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना तो एकदम नहीं। क्योंकि मोबाइल आज के हमारे जीवन के दिनचर्या का एकदम एसेंशियल आइटम बन चुका है। सुबह उठते ही मोबाइल और रात को सोते ही मोबाइल। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से हमारी दिनचर्या स्टार्ट होती है, जो जो प्रारंभ होता है मोबाइल से। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। तो आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए, संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या हमेशा मोबाइल प्लग से कनेक्ट होता है और हमेशा वह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ले रहा होता है? नहीं। मोबाइल में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होते हैं, और वह स्टोर कहां होते हैं? उसके सेल में होते हैं, उसके बैटरी में होते हैं। नमस्कार दोस्तों, टीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेल और सेल का मैन्युफैक्चरिंग जिस मेटल से होता है, लिथियम, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाल के दिनों में न्यूज में रहा है, भारत में 2 दिन पहले का ही मीडिया रिपोर्ट है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, जो राजस्थान में सबसे बड़ा रिजर्वायर लिथियम का प्राप्त हुआ है। मींस लिथियम क्यों इतना इंपॉर्टेंस रहा है, क्यों लिथियम हाल के दिनों में न केवल नेशनल न्यूज में बल्कि इंटरनेशनल न्यूज में भी चर्चा का विषय रहा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस लिथियम मेटल के सारे डायमेंशन को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान की दृष्टिकोण से भी वह महत्वपूर्ण होंगी, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं क्या है इस लिथियम के साथ, और क्या इस लिथियम की इतनी खूबी है जिस कारण से यह हमारे लिए एसेंशियल पार्ट बना हुआ है, हमारे लाइफ के लिए अनिवार्य बना हुआ है। तो सबसे पहले लिथियम को समझने के लिए आपके मन में यह जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हो रहा होगा, तो इस लिथियम का रसायन क्या है। लिथियम एक धातु है, तो इसके रासायनिक कुछ फिगर होंगे, रासायनिक कुछ फीचर्स होंगे। तो हम लोग इसको इसी रासायनिक जो फीचर्स है, रासायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रसायन की भाषा में इस लिथियम को किस तरह से संबोधित किया जाता है और इसके क्या एस्पेक्ट्स है, उसी से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे लिथियम का सिंबल जो होता है, सबसे पहले हमें सिंबल समझना चाहिए। रसायन की भाषा में किसी भी धातु को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल वर्ड, जो उसके संकेत होते हैं, उससे यूज की जाती है। तो लिथियम का सिंबल है Li। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, बेरिलियम होता है, लिथियम होता है, ठीक उसी तरह से लिथियम का जो सिंबल है, संकेत है, क्या है? Li है। फिर अगर इसके एटॉमिक नंबर को देखा जाए, इसके परमाणु संख्या को देखा जाए, तो परमाणु संख्या की दृष्टिकोण से एटॉमिक नंबर इसके 3 है। कितने हैं? 3 है। अब आपको अगर एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल, ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, इसके लिए हमारा यूट्यूब पे रेगुलर एनसीईआरटी सीरीज हर एक सब्जेक्ट का चल रहा है, ओपन क्लास है ये, जिसमें अभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री चल रहे हैं अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा। जैसे ही कंप्लीट होता है तो साइंस, केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी, उसमें इन सब चीजों के बारे में डिटेल जो कन्वेंशनल नॉलेज है वो आपको क्लियर कराया जाएगा। फिर आइए देखते हैं इसमें इसका एटॉमिक वेट कितना है। इसका एटॉमिक वेट अगर अप्रोक्सीमेट में देखा जाए तो 7 है, लेकिन एग्जैक्ट इसका 6.93 से 6.997। इसका नाम जो है, इसका नेम लिथियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन He2S1। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है न्यू इकोनॉमिकल एरा में, वर्तमान समय में, हाल के दिनों में जिस तरह से हमारा इकोनॉमिकल डायमेंशन के दशा और दिशा में चेंजेस हो रहे हैं, जो इसके आकार में चेंजेस हो रहे हैं, जो यह स्पीड हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, और बहुत सारी चीजें जो हो रही है इकोनॉमी में, जिस तरह से बदलाव हो रही है, उसमें लिथियम मेटल और कुछ ऐसे क्रिटिकल मेटल्स हैं जो बैकबोन के रूप में है। और लिथियम के इसी विशेषता के कारण इसको व्हाइट गोल्ड की श्रेणी में रखा गया है, सफेद सोना। अब तो स्पष्ट हो गया होगा, ब्लैक गोल्ड और व्हाइट गोल्ड। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ब्लैक गोल्ड की श्रेणी में किसे रखा गया है। ये आपके लिथियम के जो रसायन की भाषा में जो इसकी विशेषता है, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसका बेसिक एस्पेक्ट है, उसको हम लोगों ने देखा है। अब आइए देखते हैं लिथियम का हमारे जीवन में किस तरह से इंपॉर्टेंस, हमारे लाइफ में, डे टू डे के लाइफ में कैसे लिथियम के बिना हम अपने जीवन की कल्पना, हम अपने लाइफ को कंफर्ट नहीं बना सकते हैं, लाइफ को फास्ट नहीं बना सकते हैं, लाइफ को जो है टारगेटेड नहीं बना सकते हैं। तो क्या इसकी विशेषता है?
तो अगर आप देखेंगे लिथियम के साथ, तो लिथियम क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में आता है। क्रिटिकल मिनरल वैसा मिनरल्स होता है, गंभीर खनिज, जो किसी किसी स्थान पर रेयर एंड रेयरेस्ट कंडीशन में ही वह पाए जाते हैं, वह इजीली सभी जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। ऐसे मिनरल्स को हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में रखते हैं। ये सारे जो मिनरल्स आपको दे रखा है यहाँ पे स्लाइड में, ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में आते हैं। और इसी में एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, वह है लिथियम। लिथियम का 50% यूज बैटरी के निर्माण में होता है। जैसा मैंने बोला है, जितने भी बैटरीज हैं आपके घर में, इन्वर्टर चल रहा हो, लाइट चली गई, इन्वर्टर चलेगा, तो आप गर्मी में, अभी समर सीजन है, गर्मी है, पंखा हवा से को आप ये कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, बिना इन्वर्टर के नहीं कर पाएंगे, बिना बैटरी के नहीं कर पाएंगे, उसके लिए लिथियम चाहिए। मोबाइल से बात करनी है, लिथियम चाहिए। लाइट चली गई है, टीवी देखना है, बैटरी पे टीवी देखना है, लिथियम चाहिए। गाड़ी चलना है, बैटरी गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट देना है, लिथियम चाहिए। फिर उसके बाद रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करना है, लिथियम चाहिए। इसलिए मैंने बोला ये डे टू डे के लाइफ में हमारे लिए एसेंशियल आइटम बन चुका है। यह जिस तरह से आयरन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, आज के डेट में, आज का जो न्यू एरा है, इकोनॉमिकल एरा है, न्यू टेक्निकल एरा है, इसमें लिथियम के बिना हमारे लाइफ को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अब इसी के इंपॉर्टेंस को अगर आप देखेंगे, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। लैपटॉप जो मैंने बोल रखा है, मोबाइल, बैटरी, चार्जर, कवच, थर्मो न्यूक्लियर, एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें भी लिथियम का यूज होता है। फिर साइकिल फ्रेम, इन सब जगह लिथियम के यूज होते हैं। अगर इसका होलिस्टिक डायमेंशन देखेंगे तो लिथियम बेस्ड कुछ जो आइटम्स हैं वह ग्रोइंग मार्केट के कैटेगरी में है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन आइटम में आएगा, कार के जो बैटरी सेल्स होते हैं वह लिथियम के बने होते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार्स, जो न्यू जनरेशन का कार है, वह भी बिना बैटरी के संभव नहीं है, और बैटरी के लिए क्या चाहिए होता है, लिथियम चाहिए होता है। फिर बसेस, जो इलेक्ट्रिक बसेस चलती है, उसके लिए बैटरी चाहिए होता है, उसके लिए लिथियम चाहिए होगी। फिर फॉर्क लिफ्ट्स, इसके लिए लिथियम चाहिए होगा। फिर ऑटो बाइसिकल्स, इसके लिए लिथियम चाहिए होगा। मींस ये सारे जो ग्रोइंग मार्केट्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेस्ड हैं, उसमें भी लिथियम के बिना इसके डेवलपमेंट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्रिड एनर्जी इंडस्ट्रीज, इसमें भी लिथियम चाहिए होता है। स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज, जो स्टेशनरी जो पावर स्टेशन होते हैं, तो एनर्जी जहां स्टोर होता है वहां पे बड़े बड़े सेल्स लगे होते हैं, बैटरी लगे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी लिथियम का ही इंपॉर्टेंस होता है। ग्रिड एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी और जो विंड एनर्जी होते हैं, वह लिथियम के बिना, ध्यान रखना, लिथियम एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में रोल प्ले नहीं करता है। एनर्जी मैन्युफैक्चर होके स्टोर होगा किस सर्टेन प्लेस पे, वह होता है सेल, बैटरी, और बैटरी का निर्माण लिथियम से होता है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, जो लिथियम से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लिथियम से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। एनर्जी स्टोरिंग प्लेस के निर्माण के लिए लिथियम आयंस की जरूरत होती है। फिर पोर्टेबल एनर्जी स्टोरेज जो होते हैं, उसके लिए लिथियम चाहिए होती है। तो इस तरह से लिथियम का इंपॉर्टेंस होलिस्टिक मैनर में है, मल्टीपल इंपॉर्टेंस है, और इसी महत्व को देखते हुए, इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इसको व्हाइट गोल्ड की कैटेगरी में रखा गया। अब आपके मन में आ रहा होगा, यह क्रिटिकल मिनरल्स है, सर ने बोला गंभीर यह धातु है, मींस कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं ही यह अवेलेबल है। और हाल के दिनों में न्यूज़पेपर में आया है, जो राजस्थान में भी मिला है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको रिफ्यूज किया है, इसको डिनाई किया है। इससे नहीं, इतने बड़े अमाउंट में राजस्थान में नहीं है, लेकिन है, राजस्थान में भी है, लेकिन उतने बड़े अमाउंट में नहीं। यह डिबेट का सब्जेक्ट आते हैं, देखते हैं कमिंग डेज में न्यूज में क्या आता है, तो फिर उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड लिथियम के लिथियम का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग वर्ड सही नहीं रहेगा, लिथियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है और उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, वह कौन से कंट्री इसको एक्सपोर्ट करता है और किस कंट्री के द्वारा इसका अधिक से अधिक इंपोर्ट होता है, और भारत कहां से इंपोर्ट करता है, और भारत अपने आवश्यकता, जो भारत का रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को क्या वह इंपोर्ट से केवल फुलफिल करता है, या डोमेस्टिक लेवल पे कुछ प्रोडक्शन भी होते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे इसका सर्वाधिक भंडार कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है, चिली में है, अर्जेंटीना में। विश्व का 54% लिथियम चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया में। कहां है, चिली है, अर्जेंटीना है और बोलिविया है। कैपिटल ऑफ बोलिविया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लापाज। और इस चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया के इस लोकेशन को लिथियम ट्रायंगल भी कहा गया है, जो आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। यह बोलिविया है और यह क्या है, अर्जेंटीना है। यह कुछ ट्रायंगुलर शेप में है,
लिथियम का यह जो पूरा का पूरा एरिया लिथियम का है चिली का, यह पूरा का पूरा एरिया बोलिविया का लिथियम का है, और यह पूरा का पूरा अर्जेंटीना का एरिया है, जो एक ट्रेंगुलर शेप बनाता है। तो इसको इसलिए इसको लिथियम ट्रेंगल कहा गया। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे आप, गोल्डन ट्रेंगल होता है, गोल्डन क्रिसेंट होता है, जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग का इंपॉर्टेंट एरिया, ड्रग्स प्रोडक्शन का एरिया होता है एशिया में, उसके लिए यह नेम वर्ड यूज किए गए हैं, गोल्डन ट्रेंगल और गोल्डन क्रिसेंट जैसे वर्ड। ठीक उसी तरह से यह क्या है, गोल्डन ट्रेंगल, सॉरी लिथियम ट्रेंगल है, जो लिथियम प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, जिसमें बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। आपके प्रीलिम्स में हो सकता है यह क्वेश्चन हो, जो लिथियम ट्रेंगल साउथ अमेरिका के किस किस देश के द्वारा बनाया जाता है, कौन कौन से देश लिथियम ट्रेंगल में आते हैं। तो इसमें बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना आते हैं। तो आइए देखते हैं और इसके बारे में और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, भारत में लिथियम कहां होगा, आपके मन में यह गंभीर प्रश्न उत्पन्न होगा, क्या भारत में भी कहीं लिथियम है? जब इतने क्रिटिकल मिनरल्स हैं तो हाँ, भारत में भी लिथियम है। और हाल के दिनों में लिथियम का भंडार 2 जगह पे मिला है, जिसको लेकर के काफी न्यूज में चर्चा भी रहा है, और इसको लेकर के काफी विवाद भी रहा है। जो कुछ साइंटिस्ट का कहना नहीं, यहाँ पे नहीं है, इतने बड़े अमाउंट में नहीं है, कुछ का कहना नहीं, इससे भी बड़ा अमाउंट यहाँ हो सकता है। जैसे कर्नाटक का मांड्या जिला, राजस्थान के नागौर में, जो 2 दिन पहले का न्यूज है यह, हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डिनाई किया है। जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन से भी अधिक लिथियम है। तो ये 3 जो स्टेट है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटका, भारत के 80% मांग की पूर्ति कर सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो। इंपॉर्टेंट है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है मेजर पार्ट ऑफ लिथियम जो है वह होल्ड करता है, उसके रिजर्वायर को होल्ड करता है। कौन कौन सा? कर्नाटका, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ये भी आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बिहार में भी लिथियम का भंडार है, आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात के कच्छ जिला में है। तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लिथियम के भंडार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय आयात पर ही निर्भर है। विभिन्न देशों से हम लिथियम को बड़े पैमाने पे क्या करते हैं, आयात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लिथियम का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है, मांग बढ़ रहा है, उस अनुरूप हम लोग इसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से हमें लिथियम का क्या करना होता है, आयात करना होता है। तो किस किस देश से हम आयात करते हैं और क्या उसका स्टेटस है, इसको भी थोड़ा जानना चाहिए हमें। तो 2021-22 का यह डेटा है, भारत का लिथियम आयात कितने बिलियन डॉलर का रहा है, 22.15 मिलियन डॉलर का रहा था। और जिसमें सबसे लार्जेस्ट जो हमें एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टर कंट्रीज हमारे को है, वह कौन सा है, हांगकांग है, चीन है और अमेरिका है। 3 लार्जेस्ट लिथियम एक्सपोर्टर कंट्री फॉर इंडिया। 3 महत्वपूर्ण एक्सपोर्टर कंट्री है जो इंडिया को लिथियम एक्सपोर्ट करता है, जहां से हम लिथियम आयात करते हैं। यह है हांगकांग, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा हम लोग इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, इजराइल और सिंगापुर जैसे देशों से भी लिथियम का क्या करते हैं, आयात करते हैं। लेकिन जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है लिथियम का हमारे लिए, वह है हांगकांग। 6.78 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने यहां से किया है, जबकि थोड़ा सा ही डिफरेंस है चाइना के साथ, 6.15 बिलियन डॉलर का। एकदम कंफ्यूज नहीं करना। और तीसरे पोजीशन पे कौन आता है, यूएसए आता है। ये 3 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है लिथियम का, जो जिससे हम लिथियम को आयात करते हैं। लिथियम के इसी महत्व के कारण भारत ने ग्लासगो COP26 समिट में हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ एसडीजी गोल और पंचामृत गोल को रखा है। क्या है यह, आइए देखते हैं। इसमें पहला गोल है, जो आप देखेंगे पंचामृत गोल है, भारत ने विश्व के सामने रखा है। तो भारत 2030 तक नॉन फॉसिल्स एनर्जी को 500 गीगावाट तक पहुंचाए। नॉन फॉसिल्स एनर्जी मींस क्या, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। इसके उत्पादन को भारत 2030 तक कितने अमाउंट तक पहुंचाएगा, 500 गीगावाट। और ऐसे एनर्जी के उत्पादन का आधार क्या होगा, लिथियम आयन बेस्ड बैटरी। इंपॉर्टेंस देखिए लिथियम का। फिर दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यह। अब जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइक विंड एनर्जी है और सोलर एनर्जी है, ये सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके द्वारा भारत अपने 50% कंजम्पशन को पूरा करेगा। जबकि भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। और साथ ही साथ अभी हम अपने अधिकांश ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। और ये जो 50% ऊर्जा होगी रिन्यूएबल एनर्जी, यह लिथियम धातु आधारित
जो बैटरी के फॉर्मेशन होंगे उसका रोल इंपॉर्टेंट होगा। लिथियम के महत्व को दिखा रहा है यह। फिर तीसरा, भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन का 1 बिलियन टन कम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम यूज करेंगे तो कार्बन इमिशन हमारा क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो कितना अमाउंट होगा, 1 बिलियन टन। यह फैक्ट्स भी याद रखेंगे, आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। फिर चौथा, भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा। मींस कार्बन इमिशन को कंट्रोल करेगा। 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा। ये सच्चाई सभी जानते हैं, क्लाइमेट चेंज फिनांस को लेकर वादे खोखले साबित, मींस जो वर्ड यूज किया गया है, वादे खोखले साबित हुए हैं। यह बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिला था डेवलप्ड नेशन के द्वारा, उसके जो कमिटमेंट थे वह कमिटमेंट को डेवलप्ड नेशन ने पूरा नहीं किया। तो उस कंडीशन में भारत सरकार के द्वारा दिया गया यह पंचामृत का सौगात विश्व को अपने आप में महत्व रखता है। और इंपॉर्टेंट है, यह महत्व तो रखता है, लेकिन इसका आधार है लिथियम। लिथियम के इंपॉर्टेंस को इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि लिथियम के बिना यह जो टारगेट है भारत का वह पूरा नहीं होगा। इस टारगेट को पूरा करने के लिए लिथियम चाहिए, और लिथियम क्योंकि एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी जो बैटरी है, बैटरी के निर्माण में लिथियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह से यह पंचामृत थे। उसी प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसमें भी बेसिकली वैसी चीजें हैं जो कार्बन इमिशन को कंट्रोल करेगा और नेट जीरो कार्बन जैसे कॉन्सेप्ट को जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करेगा। आइए देखते हैं यह क्या है, जो कार्बन न्यूट्रल कैसे है, और जो हमारा नेट कार्बन इमिशन जीरो होगा वह क्या है। इसको लेकर के भारत का क्या लक्ष्य है और ये एक्चुअली में होता क्या है, इसको भी थोड़ा जानने की जरूरत है आपको। तो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होगा। कार्बन न्यूट्रल मींस क्या, कार्बन न्यूट्रल का अर्थ ही होता है, कार्बन न्यूट्रल रेफर्स टू अचीविंग जीरो कार्बन इमिशन by balancing the amount of carbon released with the same amount of carbon absorbed। मींस जितना हम रिलीज कर रहे हैं उतने ही अमाउंट में कार्बन क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, कार्बन न्यूट्रल कहते हैं। और 2070 तक भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन जाएगी जितने अमाउंट में कार्बन रिलीज हो रहा होगा उतने ही अमाउंट में हम कार्बन को क्या कर रहे होंगे, एब्जॉर्ब कर रहे होंगे थ्रू डिफरेंट मेथड, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्निक से। और यह लक्ष्य कब है, 2070 तक है। 2030 तक दूसरा टारगेट है 27 गीगावाट एडिशनल ऊर्जा की प्राप्ति किससे होगी, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से होगी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंस है इसका, लिथियम का, विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके लिए हम आयात पर निर्भर हैं। बड़े अमाउंट में हमारा जो है विदेशी मुद्रा जो है वह आउटफ्लो होता है आयात के कारण। तो अगर हम एनर्जी प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, तो इस विदेशी मुद्रा की क्या होगी, फॉरेन करेंसी की बचत होगी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह इसके इंपॉर्टेंस है। इसके इंपॉर्टेंस साथ साथ कुछ और चीजों को समझें। कार्बन न्यूट्रल क्या है, कार्बन जो भी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया है, कार्बन न्यूट्रल भी कुछ वैसा ही है। कार्बन तटस्थता शुद्ध कार्बन का डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की स्थिति है। यह कोयला, तेल और गैस के उपयोग को इस हद तक समाप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट है क्या है, कोल जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और तेल और गैस के यूटिलाइजेशन को समाप्त करके प्राप्त किया जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में ना मतलब ड्रेस्टिकली कमी आए और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व को हटा दिया गया है। दैट मीन्स जो कार्बन इमिशन जितने भी आइटम्स हैं उसका यूज ही हम बंद कर देंगे, हम पेट्रोलियम का यूज ही बंद कर देंगे, हम जो है कोल का यूज को ही खत्म कर देंगे, तो कार्बन इमिशन ही नहीं होगा। और साथ ही साथ उसके स्थान पे हम लोग क्लीन एनर्जी, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, तो ऑटोमेटिक है जो 2070 तक हमारा जो कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे। उसी तरह से एक और वर्ड होता है यूज, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन न्यूट्रल और कार्बन फुटप्रिंट ऑलमोस्ट एक ही चीज है, और इसके लिए वर्ड नेट कार्बन फुटप्रिंट। नेट कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेशंस एंड CO2 रिड्यूस्ड बाय ऑफसेटिंग। मींस CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है और CO2 जो रिड्यूस हो रहा है, CO2 जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो यह क्या कहलाता है, नेट कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। कार्बन फुटप्रिंट इज टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन दैट कम्स फ्रॉम द प्रोडक्शन, यूज एंड एंड ऑफ लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। मींस जो प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं वह भी कार्बन प्रोड्यूस करता है,
प्रोडक्ट का लाइफ का जो खत्म मीन्स जब वह डीके पार्टिकल्स अब घटित होता है, या फिर जब प्रोडक्ट जो है डिकम्पोज होता है, प्रोडक्ट जब लॉस करता है, समाप्त होता है, वह भी कार्बन प्रोड्यूस करता है। इस सब को टोटल कैलकुलेट करके जो कार्बन होता है, इट इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, द गैस मोस्ट कॉमनली इमिटेड बाय द ह्यूमंस। हम लोग के द्वारा भी जो कार्बन इमिट किया जाता है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, एंड अदर्स मीन्स एनिमल्स इंक्लूडिंग मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लूरिनेटेड गैसेस व्हिच ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। नेट कार्बन फुटप्रिंट का संबंध क्या है, इस दोनों को ही बैलेंस करने से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसका। अब अगर इस तरह की चीजें, इस तरह का इंपॉर्टेंस है, तो इसको लेकर के भारत को क्या क्या चैलेंजेस, भारत के पास कौन कौन सी चुनौतियां, चूंकि इंपॉर्टेंट मिनरल है और भारत सेल्फ रिलायंस है भी नहीं, और सेल्फ डेवलप्ड होने के लिए भारत को इसमें लंबा सफर तय करना होगा। तो ऑब्वियस बात है भारत के पास कुछ चैलेंजेस होंगे। तो वो चैलेंजेस क्या हैं, तो चीन वर्तमान में वैश्विक लिथियम आयन बैटरी निर्माण क्षमता का 77% नियंत्रण करता है। मीन 77% लिथियम आयन बैटरी जो है वह मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और चाइना के साथ हमारा जियो स्ट्रेटेजिकल कंपटीशन चलता है, और चाइना अगर लिथियम के एक्सपोर्ट को बैन कर दे तो ऑब्वियस ही बात है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी पे पड़ता है। तो चीन के साथ बढ़ती भूसामरी राजनीतिक प्रतिद्वंदता, भारत की सुरक्षा के संबंधित चिंता एक हमेशा बना रहता है। यह हमारा हमेशा एक जो कंसर्न है वह लगा रहता है। यदि स्थानीय आबादी लिथियम निष्कर्षण परियोजना में सार्थक रूप से शामिल नहीं हो तो परिणामी तनाव सामाजिक पर्यावरणीय संघर्ष के नए मोर्चे पेश कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो इसको क्या करना होगा, हमें स्थानीय रूप से इसके उत्पादन को बढ़ावा देना हो गया। अब इसके उत्पादन और उपभोग, और इसके अधिक से अधिक उपभोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑब्वियसली बात हम लोगों ने देखा है पॉजिटिवली यह पर्यावरण को इन्फ्लुएंस करता है। हॉट रॉक खाने से लिथियम को निकालने की प्रक्रिया में 170 क्यूबिक मीटर पानी की खपत होती है। यह इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो इसका नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पे होता है। कुछ इसके बैड इफेक्ट भी हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और निकाले गए प्रत्येक टन लिथियम के लिए 15 टन CO2 निकलती है। ऑब्वियस ही बात है प्रत्येक 1 टन लिथियम में 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी हमारा एक कंसर्न है जो इसके निगेटिव इंपैक्ट से जुड़ा हुआ है। तो तकनीकी को सुदृढ़ करके, तकनीकी को और स्किलफुल बना करके, टेक्नोलॉजी को साउंड करके इस कार्बन इमिशन को कमिंग डेज में कंट्रोल किया जा सकता है, और ऐसा किया जाना चाहिए। फिर आप देखेंगे इन प्रक्रियाओं से खुले गड्ढे खनन, शोधन और अपशिष्ट निपटान पर्यावरण को काफी हद तक खराब कर देता है। जलमार्गों और भूजल को कम करता है और दूषित करता है, जैव विविधता को कम करता है और काफी वायु प्रदूषण जारी करता है। ये जो हमारा पॉल्यूशन से रिलेटेड कंसर्न है, जो इन्वायरमेंटल निगेटिव इंपैक्ट है किसके कारण, लिथियम के एक्सट्रैक्शन के कारण, लिथियम के उत्खनन के कारण, उसको भी कम करने की जरूरत है। यह टेक्नोलॉजिकल साउंड, नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करके हम इसको कम कर सकते हैं। आगे की राह भविष्य क्या होगी इसकी, तो भविष्य इसका देखेंगे लिथियम अन्वेषण और निष्कर्षण की भू राजनीतिक महत्व है, इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। संसाधनों का अन्वेषण और निष्कर्षण सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए, और भारत सरकार इस दिशा में काम करना शुरू कर दी है। इसलिए हाल के दिनों में अलग अलग स्थान पे न्यूज में यह चर्चा बना रहता है, यहाँ लिथियम का भंडार देखा गया और यहाँ लिथियम का भंडार देखा गया है। फिर दूसरा, किसी भी गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं को दूर करना चाहिए, अगर इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। कोई इसके कारण कोई गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है, उसके लिए टेक्नोलॉजी को इस तरह से साउंड बनाया जाए ताकि वह पर्यावरणीय संकट कम हो और उसका प्रभाव हमारे ऊपर, जनमानस के ऊपर कम पड़े। फिर समान रूप से महत्वपूर्ण लिथियम भंडार का सबसे प्रभावी उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, ऑब्वियसली बात है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, संक्रमण के सबसे महत्वपूर्ण भागों के लिए होना चाहिए, जो ऊर्जा गरीब और सतत विकास को संबोधित करने के लिए लक्ष्यों में हासिल करेगा। एग्जैक्टली जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होंगी उसकी उत्पादन लागत कम होगी, उसका जो है मैंने चूंकि लिथियम अगर हम सेल्फ प्रोडक्शन लिथियम का कर लेते हैं, आयातित लिथियम पे निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है ऊर्जा की लागत कम होगी, तो ऊर्जा कम कीमत पे उपलब्ध होगी, जो गरीबों के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, फायदेमंद होगा। आइए देखते हैं और इसमें क्या है। चलिए तो इसके साथ ही ये लिथियम का मल्टीपल इंपॉर्टेंस है, और मुझे लगा जो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपके जनरल अवेयरनेस, जो जनरल इंफॉर्मेशन है। आखिर आपके मन में यह जिज्ञासा होता होगा, जो यह जो मोबाइल है, इस मोबाइल के बिना अगर हमारा लाइफ हो तो कैसा होगा, और इस मोबाइल का आधार क्या है। तो इस मोबाइल का जो बेस है, इस मोबाइल का जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वह बैटरी है। मोबाइल आपके पास एक से एक नए सीरीज के मोबाइल हैं, और आईफोन हो और वह चार्ज हो ही ना,
बैटरी उसमें ना हो, सेल ना हो उसमें, तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं। और उस मोबाइल का आधार है लिथियम आयंस, लिथियम बैटरी। तो लिथियम के इंपॉर्टेंस को बस इसी एक वर्ड से आप समझ सकते हैं, मोबाइल के बिना हमारा जीवन नहीं और लिथियम के बिना कोई मोबाइल नहीं। थैंक यू, थैंक्स अलॉट ऑल ऑफ यू। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको कमेंट करें, इस पे कमेंट करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। अगर इसमें किसी सुधार की जरूरत है तो वह भी जरूर कमेंट में लिखें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू, थैंक्स अलॉट ऑल ऑफ